दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और उजाला हिंदुस्तान के संपादक रह चुके पुष्पेंद्र शर्मा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं उनका बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों में समय निकाला। आज हम चर्चा करेंगे हम कि जो मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, अगर वह जल्दी नहीं थमा तो उसके क्या गंभीर परिणाम दुनिया के लिए साबित होंगे। क्योंकि कहीं न कहीं विभिन्न देशों में इसका पूरा प्रभाव और आंशिक प्रभाव दिखाई देने लगा है। चाहे वो ईंधन का संकट हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम आशंकाएँ भय जन्म ले रही हैं और काफ़ी गहरे हद तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की स्थिति में भी कहीं न कहीं यह युद्ध आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो पुष्पेंद्र सर जी, आपको क्या लगता है इस पूरे युद्ध की विभीषिका को देखते हुए, जिस तरह से लगातार यह युद्ध आगे बढ़ रहा है और कोई भी पक्ष अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार बीच-बीच में कह देते हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म होने वाला है। लेकिन उसके उलट एकदम से वह अलग दूसरी बात कहते हैं कि हमारा हमला और ज़्यादा भीषण होगा ईरान के ऊपर। तो ऐसे में इस युद्ध को लेकर आप किस तरह से परिणाम देख रहे हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा संकट बनेगा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया के दूसरे हितों के लिए, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके चैनल पे आया हूँ। आपके दर्शकों का अभिवादन करना चाहता हूँ और उन्हें नवरात्र की शुभकामनाएं सबको। आपको भी देखिए, आपको जो आप कह रहे हैं कि कितना बड़ा संकट, ये संकट तो ऑलरेडी हो चुका और सबकी अर्थव्यवस्थाओं पे असर पड़ चुका। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। ईरान की तो डगमगाएगी, लेकिन वो भी नहीं बचेंगे इस मामले में। जो जनरल जीडी बख्शी है, आप लोग देखते होंगे, अक्सर चैनलों पे आते हैं, तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ये कह दिया था ईरान के लिए कि भाई, ईरान ने तो ये तय कर लिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये ईरान ने साबित भी करके दिखा दिया और इनको नाको चने चबवा दिए, इसराइल को और अमेरिका को। किसी ने नहीं सोचा था कि 4000 मील दूर डियोगो गार्शिया पर मिसाइल हमला करने की क्षमता भी ईरान के पास है। और इसराइल के आयरन डोम जिसकी बड़ी चर्चा होती थी, उसको छिन-भिन कर देना और ये सब करके उसने सबको चौंका दिया। साथ में जो वो क्लस्टर बम यूज़ कर रहा है, वो क्लस्टर बम बहुत ही घातक होते हैं। कायदे में तो ये युद्ध में प्रतिबंध था, पर अब प्रतिबंधों को कौन मानता है, यूनाइटेड नेशंस को कौन मानता है। जब अमेरिका ही नहीं मान रहा तो और कोई क्या मानेगा। एक समय ऐसा आया था कि नाटो के सारे देश पीछे हट गए। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की मदद करने से मना कर दिया। ये सारे हालात ये बताते हैं कि गलती किसकी थी। साफ-साफ दिखाई देता है कि एक आदमी के पागलपन ने दुनिया को किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अब उनका एक ही तर्क है, जैसे पहले उन्होंने इराक के लिए कहा था कि वहाँ जैविक हथियार थे और वहाँ कुछ नहीं मिला था। इसी प्रकार बार-बार यहाँ पे वो परमाणु क्षमता की बात कर रहे हैं। हो सकता है परमाणु क्षमता विकसित कर रहा हो ईरान, पर आप किसी को सजा देने के लिए कैसे पुलिसमैन थोड़ी बन जाएंगे दुनिया के। दुनिया के पुलिसमैन बनने को तैयार हैं। आप कुछ भी करते रहिए पर दूसरा ना कर पाए। हालांकि इसमें जो बहुत से लोगों का मत है वो ये है कि वो इजराइल के दबाव में अमेरिका इस युद्ध में कूदा और जिस तरह से उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है, जिस तरह से F-35 गिरे हैं या उनको क्षति पहुंची है, और वो जो सिस्टम था एंटी मिसाइल वाला जो बचाव वाला था, अब अगर वो नष्ट हो गया है तो वो तो कई हजार करोड़ का था। और एक मिसाइल उसकी जो है, अगर 900 करोड़ की बैठती है तो इनकी सिर्फ 9 करोड़ की बैठती है, चाहे ईरान की। तो आप देखिए कि युद्ध किस स्तर पर पहुंच रहा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो इसमें अमेरिका को हो रहा है, जो ये चुनाव ये कह के जीते थे कि भाई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो नारे तो सब बेकार हो गए और जुमलों की तरह रह गए वो भी। मैं नहीं कहीं कहूँगा कि जुमला कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है, पर वो वैसे ही भोतरे साबित हो रहे हैं। रही बात अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की, तो मुझे लगता है इसके लिए तो आप कह रहे हैं बढ़ेगा संकट, तो संकट तो ऑलरेडी इतना हो चुका है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अभी शायद लोगों को उसका एहसास नहीं हो रहा है सबको। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की मंत्रिमंडल की। वो यूं ही तो नहीं की होगी, यानी कि बहुत सारे खतरे जो आसन्न है, संकट, उनको लेके ही उन्होंने की होगी, चाहे वो गैस हो, ऊर्जा हो या खाद का जो संकट पैदा होने जा रहा है, ये सारी चीजें थी। हालांकि हमारे दो चार जहाज अभी तक आए हैं जिनमें तेल और गैस आया है, पर ये पर्याप्त नहीं है, तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। फिर उसकी जो लागत बढ़ती जा रही है, वो लागत कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जेब से ही जाएगी।
और अर्थव्यवस्था भी इस पे मतलब बहुत संकट में आने वाली है। न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे दुनिया जो है इसमें थरथरा रही है, ऐसा नहीं है। और अभी तक तो रशिया और चाइना उसे सिर्फ इंटेलिजेंस जो सूचनाएं हैं वो साझा कर रहे हैं ईरान से। लेकिन कब वो युद्ध में हथियार पहुंचा देंगे उसे और क्या क्या मदद दे देंगे, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास तो जमीन का रास्ता भी है जहाँ से वो पहुंचा सकते हैं। तो ये संकट कितना बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और जहाँ तक ट्रंप साहब का सवाल है, तो ट्रंप साहब तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कह देते हैं। हालांकि जो डिप्लोमेटिक वे है, जो पीछे के रास्ते से जिसे कहते हैं बैकडोर में शांति वार्ताओं की पहल तो हो चुकी है ज़रूर कहीं ना कहीं। उसमें मिस्र है, कतर है, रशिया है, ये लोग बातें कर रहे हैं ईरान के जो भी नेतृत्व इस समय है शीर्ष नेतृत्व से। लेकिन ईरान ने भी उसमें कुछ शर्तें लगा दी हैं, दोबारा ना हमला करने की गारंटी, और सबसे बड़ी है कि जो युद्ध में नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, जो कि असंभव सा लगता है। लगता नहीं कि ट्रंप बाबू उसे पूरा करेंगे या इस शर्त को मानेंगे। उधर वो कहते हैं कि भाई आप परमाणु को विस्तार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो लगता तो है कि बैकडोर हो गया है, और इसमें होगा ये कि सीधे शब्द तो नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं ये जो गिड़गिड़ाना है ये ट्रंप की तरफ से शुरू हुआ होगा। और वो कितने दोगले हैं आप देखिए कि एक तरफ तो शांति वार्ताओं की बात हो रही है, और दूसरी ओर आज वो अपना जो ट्रुथ उनका सोशल है उस पर आज फिर लिख दिया उन्होंने कि शक्ति से ही शांति आ सकती है। तो ये आदमी क्या चाहता है, दुनिया को कहाँ ले जाके छोड़ेगा, इसे खुद नहीं पता। अब तो इनकी पार्टी में इनका बहुत विरोध हो रहा है, और आम अमेरिकन से भी आप पूछेंगे तो वो परेशान ही है, और इनसे खुश कोई भी नहीं है। यही कारण रहा होगा कि स्पेन जैसे देश ने मना किया, और पहले तो ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ सैन्य सुविधा देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में वो मान गए और विमानों को उतरने की इजाज़त दे दी उन्होंने, पर श्रीलंका जैसे देश ने उनको इजाज़त नहीं दी। ये सारी बातें ये दिखाती है कि अमेरिका का वर्चस्व घट रहा है और उसकी इज्जत कम हुई है, और वो जलील हुआ है, चाहे कुछ भी कहते रहें। और ईरान का जो जज्बा है, मैं कोई ईरान के बहुत पक्ष में नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो ईरान का जज्बा है लड़ाई का और सबका, के नेतृत्व की पहली लाइन खत्म हो गई, दूसरी लाइन भी आपने खत्म कर दी, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। अब इसमें एक नया मोड़ आया था। एक दो फैक्टर हैं बहुत बड़े। एक तो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात है, वो उसने दुनिया पे मतलब एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जहाँ से 20% ऊर्जा का रोजाना का परिचालन होता हो, वो रास्ता अगर बंद हो जाए तो सोचिए क्या हुआ होगा और कैसे हो रहा होगा। हालांकि आज जो समाचार है उसके अलावा मतलब छोटे बड़े सब देश मिला के करीब 20 देश अमेरिका के साथ इस बात के लिए आ गए हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलनी चाहिए, और वो ईरान पे तरह तरह से दबाव भी इस बात के लिए डाल रहे हैं। पर दूसरी धमकियां हैं। एक तो इसने युद्ध ने नया मोड़ तब लिया कि कारगिल पर जब हमला हुआ तो अमेरिका ने ये शो करने की कोशिश करी कि इजराइल ने अपने आप कर दिया और हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। लेकिन ऐसा जो सबका मानना है, सब इसे सही नहीं मानते, इस बात को गलत मानते हैं। लेकिन इसने एक ऐसे फ्रंट खोल दिए जो दुनिया के लिए और सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त पैदा हो जाएगा अगर एक दूसरे के तेल ठिकानों पे, जैसे कि इन्होंने फिर कतर के रिफाइनरी पे किया और जो गैस फील्ड्स हैं उन पे हमले हुए। तो ये युद्ध ने ऑलरेडी आप समझ लीजिए कि कई साल पीछे कर दिया है ऊर्जा के क्षेत्र को। अब अगर युद्ध आज भी समाप्त हो जाए तो इनको पुनः बहाल करने में और सब करने में या सामान्य लाने में बहुत लंबा समय लगने वाला है ना। वो तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि कितना एक्चुअल समय लगेगा, पर बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो ये कठिन समय इसको भोगेगा कौन? ईरान और खाड़ी देश अकेले थोड़ी भोगेंगे, आप और हम भी भोगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बात ये हो गई, चाहे वो सऊदी अरब हो या खाड़ी के अन्य देश हो, वो अमेरिका को सैन्य बेस देकर उसे पैसे देकर एक गारंटी सोचते थे कि गारंटी हो गई उनकी सुरक्षा की। तो ये दावा भी जो है वो खोखला साबित हुआ, और उन्हें अब समझ में आ गया कि इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बल्कि बिना बात के ईरान से उनकी दुश्मनी हो गई, जिसमें वो लड़ाई में थे भी नहीं सीधे, और वो शामिल हो गए। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो इसमें अमेरिका को हो रहा है।
और पूरी दुनिया को तो जो हो रहा है कर ही दिया, जिस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और भगवान ना करे कि जिस तरह से इन्होंने पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए गए, हालांकि वहां से रेडिएशन की कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसा नुकसान हुआ नहीं है। तो फिर इन्होंने भी, इसराइल ने भी डोमिना और अराना पे जो इसराइल में है वहां पे हमले कर दिए। तो ये लड़ाई आखिर कहाँ जाके रुकेगी और किस मोड़ तक जाएगी, तब तक कितना अच्छा, कुछ ना कुछ कोई तकनीकी दिक्कत ज़्यादा आ रही है पुष्पेंद्र जी के इंटरनेट नेटवर्क में, इसलिए बार बार उनका कनेक्शन बाधित हो रहा है। और जैसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने काफ़ी सारी कही है कि किस तरह से पूरा ये युद्ध है वह जैसे शक्ल अख्तियार कर रहा है, उससे तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के नुकसान की आशंकाएं लगातार आने वाले समय और बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि इससे खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में भी जिस तरह से उनके हित प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो अमेरिका को वहाँ पे अपने यहाँ जगह दे रखी थी उनके बेस बेस कैंप के लिए, उससे उन्हें ये था कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत है कि हमारे अमेरिका के बेस के होते हुए शायद हम पे कोई हमला ना कर पाए कभी। लेकिन इससे ईरान ने पलटवार किया है, अमेरिका के जो बेस हैं खाड़ी देशों के अंदर, उनके ऊपर हमला उन्होंने किया है, तो उससे उनके जो सुरक्षा को लेकर वह जो निश्चिंतता उनका भाव था खाड़ी देशों में, वह भी हट गया है, वह भी दूर हो गया है। और उन्हें लगता है कि अमेरिका के साथ कहीं न कहीं जो एक समझौता था उनका, जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हम उन्हें अपने यहाँ जगह देंगे, उनके अमेरिकन बेस को जगह देंगे, तो उससे हम सुरक्षा तक जो हमारी सुरक्षा है वह मजबूत होगी। लेकिन शायद वह आशंका अब जो उनका जो ये ऐसा विश्वास था, वह भी कमज़ोर हुआ है और वह भी कहीं न कहीं टूटा है ईरान के हमलों से। तो ऐसी जो बातें हैं, वह लगातार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं कि आखिरकार अगर युद्ध ये लंबा खिंच गया और इस तरह से हमले जारी रहे एक-दूसरे के, चाहे वो सामरिक ठिकाने हैं या ऐसे संयंत्र हैं जो ऊर्जा के हैं, जो गैस के हैं, ईंधन के हैं, अगर वह इसमें ध्वस्त होते हैं या उससे जो है उन्हें नुकसान पहुँचता है, तो उससे कितना बड़ा भारी संकट दुनिया के सामने वैश्विक स्तर पर खड़ा होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ें बिगड़ती हैं, तो वो 1 सेकंड में तो खड़ी ठीक होती नहीं है, 1 दिन में तो ठीक होती नहीं है। उसे ठीक होने में कितना लंबा समय लगेगा, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितना समय लगेगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, कई साल 2-4 साल भी लग सकते हैं। अगर इतने समय तक ये व्यवस्थाएँ आपूर्ति प्रभावित होंगी, तो इससे आम जनमानस दुनिया का जो नागरिक है, वह कितना बड़े स्तर पर प्रभावित होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो तमाम आशंकाएँ हैं कि आखिरकार ये युद्ध अगर लंबा चला तो उसके क्या परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम तो होंगे, ये तो निश्चित है। और इसको लेकर सभी देश कहीं न कहीं इस समय इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने की के लिए वह चाहते भी जल्दी युद्ध समाप्त हो। लेकिन दुनिया में जिस तरह से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस युद्ध को लेकर बदला है, वह भी आने वाले समय के परिणामों को लेकर बता रहा है कि इससे कितनी चिंताएँ इसको लेकर बढ़ रही हैं। अगर वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है, दुनिया की जो खेमेबाज़ी है, ग्रुपबाज़ी है, गुटबंदी है, वह भी अलग तरह से यहाँ पर परिभाषित होते हुए दिखाई देती है। नाटो देश का जो रुख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उससे नाराज़ दिखाई देते हैं। वहीं चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि दोनों कहीं न कहीं तकनीकी रूप से ईरान की इस समय युद्ध में मदद कर रहे हैं। हालाँकि खुल के नहीं आए हैं, सीधे सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये स माना जा रहा है कि उनकी तकनीक है इस समय ईरान को वह दे रहे हैं पूरे युद्ध में मुकाबला करने के लिए अमेरिका और इज़राइल से। अगर ऐसे में कुछ अगर ये सामने आ जाते हैं या इन पे सीधा कुछ हमला ऐसा हो जाता है, कुछ इस तरह की घटनाएँ घट जाती हैं, तो उससे क्या युद्ध और ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी। तमाम आशंकाएँ, तमाम बातें हैं, लगातार जानकार लोग आशंका जता रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आखिरकार क्या नुकसान इसके दुनिया के लिए हो रहे हैं। आने वाले समय पता चलेगा। और क्या ये जो शक्ल अख्तियार करता है जल्दी समाप्त होने के लिए, क्या दुनिया के विभिन्न देश, प्रमुख राष्ट्र प्रमुख क्या पहल करते हैं कुछ इन देशों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, इन देशों के कुछ सहमति बनाने के लिए, इससे युद्ध जल्दी समाप्त हो। क्योंकि युद्ध समाप्त होना ही दुनिया के लिए हितकर है, दुनिया के हित के लिए है। दुनिया की में शांति स्थापित हो, ये सभी लोगों के लिए दुनिया के सभ्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है और दुनिया की शांति के लिए बहुत आवश्यक है, युद्ध जल्दी समाप्त हो। तो ऐसे में अब क्या होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, हर कोई इससे जूझ रहा है इस समय। हालाँकि इसका भविष्य गर्म है, आने वाले समय क्या होगा, ये देखते हैं और इस पे हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी, चर्चा भी हम लगातार करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम देते थे और मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज हमारी चर्चा में लोग जुड़े। और आपसे आग्रह है कि आप देखो ज्वाइन का बटन नीचे, इस पर ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें कि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक आग्रह हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, कि वो सुझाव हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें आग्रह, हमारे संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सभी अपनों को हमारे चैनल का लिंक भी जरूर शेयर करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत